नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो उच्छायाणम नमो लोई सब्बसाहुनम। आज ऋकारांत पुल्लिंग शब्द धाता, धाता, धातारौ, धातारः प्रथमा, धातारम, धातारौ, धातृन द्वितीया, धात्रा, धातृभ्याम, धातृभिः तृतीया, धात्रे, धातृभ्याम, धातृभ्यः चतुर्थी, धातुः, धातृभ्याम, धातृभ्यः पंचमी, धातुः, धात्रोः, धातॄणां षष्ठी, धातरि, धात्रोः, धातृषु सप्तमी। हे धातः, हे धातारौ, हे धातारः संबोधन। ऐसे ही नृ, ना, नरौ, नरः प्रथमा, नरम, नरौ, नृन् द्वितीया, नृ, नृभ्यां नृभिः तृतीया, नृ, नृभ्यां नृभ्यः चतुर्थी, नुः, नृभ्यां नृभ्यः पंचमी, नुः, नृोः नृणां नृणां षष्ठी, नरी, नृोः नृषु सप्तमी। हे नः, हे नरौ, हे नरः संबोधन। इसमें केवल षष्ठी के बहुवचन में दो रूप बनते हैं, एक ह्रस्व ऋकारांत और दूसरा दीर्घ ऋकारांत। बाकी कोई विशेष बात नहीं है। अब संधि के प्रकरण में कल हमने आगम विषयक संधि देख रहे थे और उसमें से कल धुड़ागम की चर्चा हुई थी। इसी विषय को आज आगे बढ़ाते हैं। नकार से परे सकार होने पर विकल्प से धुड़ागम होता है। मतलब सीधा हो गया न प्लस स बराबर धुड़ागम। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। अस्मिन समय, अपना नियम है न के आगे यदि स आता है तो धुट का आगम होता है, इसलिए हमने कर दिया अस्मिन। और जैसे चर्चा की थी कि धुड़ागम में कहने को धुट है आगम, लेकिन बचता है केवल धकार। इसके बाद त वर्ग के आगे स आने पर त जो है ध मतलब चतुर्थ वर्ण प्रथम वर्ण हो जाता है। इस नियमानुसार अस्मिन त समय, और इसका हो गया अस्मिन त्य समय। चूंकि ये जो सकार है उसके कारण से आने वाला धुट का आगम विकल्प से है, तो यदि विकल्प नहीं होता है तो त का आगमन नहीं होगा। मतलब ध का आगमन नहीं होगा, मतलब धुट का आगम नहीं होगा। और अगर धुट का आगम नहीं होगा तो हमारे पास शब्द बचता है अस्मिन समय। धुट का आगम नहीं होने से केवल डायरेक्ट संधि हो जाएगी, तो अस्मिन समय। इस प्रकार धुडागम संबंधित व्यवस्था पूर्ण हुई। अब तुगागम, तुगागम का अर्थ क्या हुआ? तुक का आगम।
क का ग हो गया। इसके लिए नियम क्या है? नकार के आगे शकार होने पर तुक का आगम होता है। उदाहरण देख लेते हैं। सन शंभु। अब आप देख लीजिएगा क्या क्या प्रक्रिया हो रही है। सन को तो जो की त्यों रखेंगे, बीच में तुक का आगम करेंगे तो तुक का बचेगा केवल त। और शंभु, तो त के आगे श आने पर त का च होता है। चुत्व जो संधि हुई थी, चुत्व संधि के अनुसार त वर्ग का च वर्ग होता है। तो सन धन च धन शंभु। अब देखना कितने कितने कार्य हो रहे हैं। नेहल दीदी, धातृ और मातृ के रूप एक जैसे नहीं बनते, क्योंकि धातृ शब्द पुल्लिंग है और मातृ शब्द स्त्रीलिंग है। और रूबी दीदी ने किया है अस्मिन प्लस ध प्लस समय, अस्मिन्द समय। दीदी इसलिए नहीं बनेगा कि एक स्टेप और बची है कि यदि ध के आगे मतलब अघोष मतलब सकार वगैरह आते हैं तो ध का त होता है। तो त आकर के ही संधि होगी, बाकी प्रोसेस तब तक चलता रहेगा। अब फिर एक, अभी अभी कई सारे प्रोसेस बचे हैं। आगे है कि अब न जो है वो भी त वर्ग का है, और त वर्ग के आगे च वर्ग आता है, तो न भी च वर्ग में परिवर्तन होगा श्चुत्व संधि के अनुसार। यहां भी हमने श्चुत्व संधि का प्रयोग किया था। अब यहां भी क्या, अब देखिए न है तो न का श्चुत्व संधि करने पर क्या होगा? य। क्यों? क्योंकि न पंचम वर्ण है, तो पंचम वर्ण के स्थान पर पंचम वर्ण ही आएगा। तो ये हो जाएगा सै धन च धन शंभु। ये भी कौन सी संधि हुई? तो श्चुत्व संधि हुई। अब एक विकल्प और है। क्या? तो च मतलब यदि च वर्ग के आगे श आता है तो श का विकल्प से छ बनता है। तो अपन इसको लिख लेते हैं। या तो ये होगा या फिर यही होगा। दो में विकल्प से छ हो रहा है ना, तो विकल्प से यदि छ हुआ तो शंभु बना, और यदि शंभु नहीं बना तो शंभु का शंभु रह गया। अब चकार का भी विकल्प से लोप होता है, तो चकार का विकल्प से लोप, तो ये
एक में अपन लोप कर देते हैं और एक में लोप नहीं करते। यहाँ लोप किए हुए हो गए, यहाँ बिना लोप किए हुए गए। अब संधियां कर लो। अब केवल शब्दों को मिलाना, आप कोई निर्णय करना नहीं है। तो सय शंभु, एक रूप बना, दूसरा रूप बना, तीसरा रूप बना, और चौथा रूप बना। ये चार रूप बने। वैसे इस प्रकार की संधि भले ही इतना लंबा चौड़ा कार्य करा रही है, लेकिन इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्राय करके लौकिक व्याकरण में नहीं आता, प्राय करके नहीं आता। बस संधि का प्रकरण है, कोई विकल्प ना बचे। मान ले कल मैंने ये प्रकरण मतलब प्रयोग कर ही दिया है, तो मेरे प्रयोग को स्पष्ट करने के लिए आपके पास नियम का होना अनिवार्य है। चलिए, अब चूंकि अपना तुगागम का प्रकरण चल रहा है, इसलिए तुगागम में जो दूसरा नियम है वो ये है, ह्रस्व स्वर हो और उसके बाद छ हो तो तुक का आगम होता है। जैसे पितृ धन छाया। ठीक, तो ये हो जाएगा पितृ धन, तुक का त बचता है, त धन छाया। अगली स्टेप क्या है, चूंकि आगे च वर्ग है इसलिए चुत्व संधि के अनुसार त का च बनेगा। पितृ धन च धन छाया। क्या हुआ यहां पर, चुत्व संधि। अब इनको जोड़ दो, पितृछाया। सरल सा है। तीसरा नियम है, पदांत में दीर्घ स्वर हो तो छ को विकल्प से तुक, मतलब ये हो गया पदांत दीर्घ प्लस छ बराबर विकल्प, विकल्प से तुक, मतलब दो रूप बनेंगे। विकल्प जहां भी होगा वहां दो रूप बनेंगे। तो पदांत दीर्घ का उदाहरण अपन देखते हैं, लक्ष्मी छाया। ठीक, तो चूंकि विकल्प से छ का प्रयोग हो रहा है इसलिए बनेगा लक्ष्मी त छाया
और विकल्प अभाव में जो कि त्यों रह जाएगा, लक्ष्मी छाया। अभी पहले एक एक स्टेप। पहले हमने क्या कहा, विकल्प से तुक होता है, तो यदि तुक लगाते हैं तो हमारे पास दो रूप बन रहे हैं, लक्ष्मी त छाया और लक्ष्मी छाया। अब लक्ष्मी त छाया में च्युत्व संधि संभव है, तो त का च हो जाएगा, तो ये हो गया लक्ष्मी च छाया। और यहां ऐसा कोई संधि होने का काम नहीं है, तो हमारे पास फिर दो रूप बने। अब इन दोनों रूपों को मिला देते हैं, तो एक बनेगा लक्ष्मी छाया और दूसरा बनेगा लक्ष्मी छाया। यहां ना भी जोड़ो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये पदांत है। और संधि शब्द के नाम पर जोड़ो तो भी चलेगा, कि संधि का अर्थ ही मिलाना है, तो मिला दो। अब ये था पदांत दीर्घ। मान लो पदांत नहीं हो तो, बीच में हो तो, संभव है ना, बीच में कहीं भी हो तो। उदाहरण के लिए अपन पहले नियम बना लेते हैं। तीसरा नियम बन रहा है अपना, चौथा चौथा नियम अपना बन रहा है, अपदांत दीर्घ शब्द हो और छकार हो तो नियम से तुक। दोनों में अंतर क्या हुआ, पदांत में हो तो विकल्प से तुगागम है, अन्यथा एक नियम बना देते। मतलब ये कहते कि दीर्घ स्वर के आगे छकार आने पर तुक आगम होगा। एक ही नियम बनता है ना, दो नियम क्यों बनाए, क्योंकि एक में नित्य है और एक में विकल्प है। उदाहरण के लिए म्ले धन क्षति, पहली बात ध्यान रखना, ये धातु रूप बन रहे हैं। इसकी सारी प्रक्रिया धातु के प्रकरण में आने वाली है, यहाँ केवल संधि का नियम मैं बता रहा हूं। तो म्ले क्षति ये शब्द है, नहीं भैया, पहली बात तो है कि म्ले कोई पद नहीं है, अति प्रत्यय लग रहा है सामने। मतलब ये तिगंत, मतलब धातु का प्रोसेस चल रहा है, धातु के रूप बनाते हैं। जैसे आगे आएगा अपने को भू धन अति, ठीक है। तो वो बोले पहले भू को गुण करो तो भोधन अति हुआ, फिर उन्होंने कहा ओ का अव करो तो भवधन अति हुआ, और फिर बोले कि आप इनको मिलाओ तो भवती हुआ। अब ये जो अंडर प्रोसेस कार्य है, इसमें भोधन अति आया, आपका कहना है कि भो जो है ये आप पदांत मान लो, तो अभी पद बना ही नहीं तो पदांत माने कैसे। पद दो ही होते हैं, या तो विभक्ति पद होता है, मतलब विभक्ति लगा हुआ पद होता है, या धातु के प्रत्यय लग करके पद बनता है। मतलब विभक्ति के प्रत्यय लगकर पद बनते हैं या धातु का प्रत्यय लग करके पद बनते हैं। इसके अतिरिक्त पद बनने की तीसरी कोई व्यवस्था नहीं है। या तो विभक्ति प्रत्यय लगते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप ये देख लो, राम शब्द आपके सामने दिया, तो राम जो है कोई विभक्ति प्रत्यय नहीं बना, इसमें हमने प्रथमा विभक्ति का सु प्रत्यय लगाया, रामः बना। अब ये रामः पद है। ऐसे भूधन अति, ये जब प्रोसेस बन करके भवती बना, तब इसकी पद संज्ञा हुई। धातु, धातु के प्रत्यय लगे और रूप बने, उसको कहेंगे तिगंत, मतलब व्याकरणिक भाषा में।
और विभक्ति प्रत्यय लगे उसे कहेंगे सुबंत। और नियम दिया है पाणिनि जी ने, सुब तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत होगा तो ही पद होगा, इसके अतिरिक्त पद बनने के कोई चांस नहीं है। तो म्ले धन क्षति, ऐसा यदि आपके सामने प्रकरण आवे तो अभी चूंकि अंडर प्रोसेस है इसलिए म्ले कोई पद नहीं हुआ, इसलिए अपदांत हुआ। और अपदांत म्ले यानी दीर्घ स्वर के सामने छ आने के कारण से तुक का आगमन हो गया, तो ये हो गया म्ले त क्षति। अब च्युत्व कर लो, म्ले दंच दंचति, और ये हो जाएगा च्युत्व संधि के कारण से अब इनको जोड़ने पर हो जाएगा म्लेच्छति। तो म्लेच्छति, म्लेच्छत, म्लेच्छन्ति, म्लेच्छसि, म्लेच्छथ, म्लेच्छथ, म्लेच्छामि, म्लेच्छावह, म्लेच्छामह, ये इसके रूप बनेंगे। ना, देखिए वापिस एक बार, कुछ अव्यय बनते हैं, त्वा से अव्यय बनते हैं, जैसे भूत्वा, तो इसको पद न कह करके इन्होंने अव्यय पद कहा है। पद तो कहेंगे लेकिन अव्यय पद में कहेंगे, जैसे भवितुम, तो अव्यय पद हो गया। क्योंकि भूत्वा का कोई लिंग नहीं है, भवितुम का कोई लिंग नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रकरण है कुक और टुक का आगम। मतलब अब जो संधि अपन करेंगे वो है कुक और टुक का आगम। इसमें नियम क्या है, यदि अंग यानी क वर्ग का पांचवा वर्ण हो और उसके बाद श श स हो, तो विकल्प से कुक का आगम। जैसे प्रांग षष्ठ, ये लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये और ये में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। ये ड है और ये अंग है। इसमें जो विशेषता है वो यहां पर एक बिंदी दिखा रहा है परिचय के लिए, यहां पर कोई बिंदी नहीं है। आपका ध्यान गया इधर, द में और अंग में क्या अंतर है? एक तीसरा वर्ण है ट वर्ग का और एक क वर्ग का पंचम वर्ण है। एक ही शब्द के पृथक प्रत्यय का उपयोग करके धातु और विभक्ति शब्द रूप बन सकते हैं क्या? एक संधि के प्रकरण में ही एक ना, ये विभक्तियों के प्रकरण में, संधि के प्रकरण में भी आता है ये, वृद्धि संधि के प्रकरण में एक अपवाद नियम सा है। उन्होंने कहा है प्र धन एल की यति। प्रश्न बहुत अच्छा था आपका, इसलिए इस अपवाद को बता रहा हूं। क्योंकि इसका प्रयोग होता नहीं इसलिए हमने इस विषय को छोड़ दिया था। इसको कहते हैं नाम धातु। धातु और नाम धातु में क्या अंतर है? तो धातु वो होते हैं जो क्रियापद होते हैं। धातु यानी
जिनसे क्रियापद बनते हैं। जैसे भू धातु है तो भवती वर्तमान कालीन क्रियापद बना होता है। ठीक। भविष्यति वह भविष्यकालीन प्रत्यय बना होगा। भवतु होवे। इस तरह से धातु से क्रियापद मतलब क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। परिभाषा क्या बनेगी? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब एलक का अर्थ होता है भेड़। याद रखना, दिगंबर आमनाय में जो शब्द है वो ऐलक है। ये एलक है। अपन जिनको क्षुल्लक से बड़ा मानते हैं वो ऐलक शब्द है ना। और अभी जो अपन बात कर रहे हैं वो एलक शब्द है। एलक और ऐलक दोनों में अंतर हो गया ना। ए और आई यद्यपि दोनों दीर्घ स्वर है लेकिन अंतर है। तो एलक का अर्थ होता है भेड़। तो मैंने कहा भेड़ जैसा आचरण करता है मतलब एलक वत आचरणम करोति इति। तो एलकीयति। ऐसे ही रत्नकर्ण श्रावकाचार में एक शब्द आता है दर्पण। दर्पणायते। तो इसका अर्थ होगा दर्पणम इव आचरणम करोति। तो हम क्या हा? दर्पणम इव आचरणम दर्पण इव आचरणम करोति। क्यों? दर्पण पुल्लिंग है। दर्पण इव आचरणम करोति ये हो जाएगा दर्पणायते। तो हमने क्या किया? दर्पण कोई धातु नहीं है लेकिन ये जो ते प्रत्यय लगा है ये आत्मनेपदी का प्रत्यय लगा है मतलब विभक्ति धातु प्रत्यय लगा है। तो इन्होंने क्या किया? इसको कहा नाम धातु। दर्पण क्या है? वस्तु का नाम। और हमने नाम को क्या कर दिया? धातु प्रयोग कर लिया। तो आगे अपने को आएगा नाम धातु प्रकरण। जब धातु प्रकरण अपन पढ़ेंगे सामान्य धातु प्रकरण और नाम धातु प्रकरण। इस तरह धातु प्रकरण दो प्रकार के हैं। तो जहां धातु प्रकरण आएगा वहां पर ये चर्चा करेंगे। तो धातु प्रकरण से शब्द रूप बनते हैं। अब इससे उल्टी बात करते हैं अपन। भू धातु है त प्रत्यय है इससे पुल्लिंग में बनता है भूतः मतलब मूल शब्द बनेगा भूत। अब यदि इनके पुल्लिंग रूप बनाने हैं तो कर लो आप। हाँ मन धातु है तीन प्रत्यय है इसका बनता है मति। अब मति शब्द को जो है आप रूप चलाओ मति मति मतयः प्रथमा मति मति मतिन द्वितीय। तो ऐसे प्रकरण है कि जहां धातु रूप लगने के बाद भी विभक्ति प्रत्यय चलते हैं और जहां विभक्ति होने के बाद भी धातु रूप बनते हैं। ये विकल्प है लेकिन चूंकि ये जो प्रकरण है ये धातु प्रकरण में आना है संधि प्रकरण में नहीं आना है इसलिए यहां इसको स्पष्ट नहीं किया था। ये क्लियर है? चलिए इसको पूरा कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है प्रांग उच्चारण भी देखना प्राड नहीं बोल रहा हूं प्रांग बोल रहा हूं अनुनासिक शब्द का वर्णन। अच्छा एक और बात अभी ये जो संधि चलनी है आगे भी इसमें एक समस्या बार बार आनी है। वो समस्या एक शब्द आएगा अनुनासिक और एक शब्द आएगा अनुस्वार। इन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है? यदि मैंने लिखा यूं तो ये हो गया अनुनासिक। ठीक। और मैंने लिखा यूं तो ये हो गया अनुस्वार।
यदि चंद्र के साथ बिंदी है, अर्ध चंद्र के आकृति में यदि बिंदी है तो हम उसको कहेंगे अनुनासिक, और यदि केवल बिंदी है तो हम उसको कहेंगे अनुस्वार। तो ये दो बातें पूरे अव्यंजन संधि के आखिरी तक रूबी दीदी, आपका प्रश्न ही नहीं समझ में आया, क्या अनुनासिक भी कुछ होता है? तो अनुनासिक अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है, खासतौर से छंद शास्त्र में अनुनासिक की एक मात्रा है लेकिन अनुस्वार की दो मात्रा है। अच्छा हाँ, अनानुनासिक दीदी, ये अपना गया है। स्वर के अपन ने जो भेद किए थे, अनुनासिक अननुनासिक, ये दो भेद अपन ने स्वरों के किए थे, तभी जाकर के हमारे कई सारे भेद सिद्ध हुए थे। ह्रस्व दीर्घ प्लुत अनुनासिक अननुनासिक, इस प्रकार से हमने भाषा प्रवेश में ही ये सारी बातें कर ली थी। तो यहाँ पर हम कह रहे विकल्प से आगमन होगा कुक का, तो इसको पहले पूरा कर लेते हैं अब। तो प्रांग, धन कुक का क्या बचेगा? क, षष्ठ। ठीक, अब ये कुक का आगम कैसा हो रहा है? विकल्प से। यदि नहीं होता है तो प्रांग षष्ठ। अब एक नियम है, क श योगे क्ष, क और श मिलता है तो क्ष बनता है। ठीक, तो क और श मिलकर के क्ष हो गया, तो यहां होगा प्रांग, धन षष्ठ। क और श मिल गया ना, तो क्ष हो गया, और ये जो कि त्यों रह गया। अब जोड़ दो, तो ये दो रूप बने। ये अंत नहीं है। पौष्कर नाम के एक आचार्य हुए, उनका कुछ और मत है, तो वो अपन समय मिलने पर कल बात करेंगे। आज अपन यही विराम लेते हैं। ये थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान में रहनी चाहिए, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, ये कश योगे क्ष, जय योगे ज्ञ, ताकि लिपि में गलती नहीं हो। मैं यू नहीं लिख पाऊंगा, मुझे यही लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रहेगा तो व्याकरण की शुद्धि हो जाएगी। बाकी चर्चा समय मिलने पर। ओम नमः।